देखो जैसे ये सम्स है, श्री रोमित चौधरी इज द ओनर ऑफ मेडिकल मीडियम स्केल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ड्यूरिंग 18-19 कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री चौधरी. नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट इज 1,52,000. नेट प्रॉफिट दे दिया 1,52,000 का. ही हैज टेकन गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन कॉस्टिंग ₹12,000. सेल अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाई 10,000 ओनली. पर्सनल एक्सपेंसेस में 12,000 का सामान निकाला है और बिजनेस का सेल अकाउंट में एंट्री हुआ है 10,000 का. तो 2,000 का उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, 10,000 तो वो बिजनेस को दे दिया. द प्रॉफिट एंड लॉस वॉज डेबिटेड फॉर 5,000 एज इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 25,000 एज रेम्यूनरेशन. एक खर्चा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस किया है 5,000 रुपया का और 25,000 वो खुद को सैलरी दी है. लीगल एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 10,000 फॉर इनडायरेक्ट टैक्स अपील. एक इनडायरेक्ट टैक्स का वो अपील किया था जिसमें उसको लीगल खर्चा करना पड़ा 10,000 का. 15,000 पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कस्टम रूल्स और 15,000 उसको पेनल्टी भरना पड़ा क्योंकि वो कस्टम्स का कुछ रूल तोड़ा है. तो यहां पे दिया हुआ डिटेल्स क्या क्या अब तक कि नेट प्रॉफिट है एक बिजनेस का 1,52,000. उसका पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो गुड्स यूज किया 12,000 रुपया का और बुक्स में केवल 10,000 रुपया का एंट्री दिखाया है. एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है वो बिजनेस से 5,000 का, 25,000 का वो सैलरी लिया है बिजनेस से. लीगल एक्सपेंसेस 10,000 रुपया का खर्चा किया है कोई केस वगैरह लड़ने के लिए इनकम टैक्स का और 15,000 का वो पेनल्टी दिया है कस्टम को. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक बता रहे 9,000, क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 14,400 रेस्पेक्टिवली, विच वॉज 10% बिलो द कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को 10% बिलो द कॉस्ट दिखाया हुआ है. इसको गलती को सुधारना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. 5,000 का ज्यादा डिप्रिसिएशन है अकाउंट्स में. देखो हम लोग जनरली आज तक क्या देखे हैं, टैक्स का अकाउंट डिप्रिसिएशन अलग फिगर दिखाता है, पीएल का बैलेंस शीट का या अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन अलग दिखाता है. अपने को अपने अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं और नॉर्मल डिप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है वो माइनस कर देते हैं. बट यहां पर आपको वैसा आइटम नहीं दिया, आपको बता रहे अकाउंट्स में 5,000 का ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखा दिए. मतलब हो सकता है इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन 25,000 हो और अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन 30,000 हो. हम दोनों फिगर मन से लिए, डिफरेंस 5,000 का दिखाने के लिए. तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, सर खाली 5,000 ऐड बैक कर दीजिए क्योंकि अकाउंट्स आपको ज्यादा डिप्रिसिएशन क्लेम करने दिया है, यानी नेट प्रॉफिट ज्यादा रिड्यूस हो गया होगा, उसको ठीक करने के लिए 5,000 को ऐड बैक करेंगे. इंक्लूड इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वेयर डोनेशन ऑफ 20,000 टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग. एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया हुआ है 20,000 रुपया का जो डोनेशन है, हम डोनेशन दिए थे फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए. और पीएल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 15,000 एंड डिविडेंड फ्रॉम टाटा मोटर एंड इंडियन कंपनी. एक 15,000 का डिविडेंड भी आया हुआ है टाटा मोटर से जो हम पीएल में क्रेडिट करके रखा है. तो ये मेरा कुछ एक आइटम दिया हुआ है, आपको बोला टोटल इनकम कंप्यूट करके दिखाओ, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करके दिखाओ. सम स्टार्ट कैसे होगा, एक एक आइटम का डिस्कस करते हुए चलेंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सम स्टार्ट हुआ. गुड्स कितना निकाला वो बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए 12,000 का, पूरा 12,000 एड बैक हो जाना चाहिए क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ भी बिजनेस से लेके जाते हो उसको हम क्या मानेंगे, ड्राइंग. लेकिन 10,000 वो इनकम दे भी दिया बिजनेस को. खुद से कमाई किया जा सकता है क्या, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कंपनी नहीं. कंपनी में दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो सकता. तो खुद से कोई कमा सकता है क्या, नहीं. तो क्या करना चाहिए, वो 10,000 का इनकम को माइनस कर देना चाहिए क्योंकि खुद से कोई कमाई नहीं होता. इसीलिए आप लोग एक चीज गौर करना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे स्लैब लगता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से भी इनकम करते हो तो भी स्लैब रेट लगता है. लेकिन कंपनी होता, पार्टनरशिप होता या फिर
कोऑपरेटिव सोसाइटी होता तो डायरेक्ट स्लैब, कोई स्लैब नहीं है उन लोगों के लिए, 30% डायरेक्ट टैक्स रेट है उनके लिए। तो यहाँ पर स्लैब इसीलिए लगता है क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का इनकम है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस पे इनकम टैक्स देते हैं और कंपनी के बिजनेस पे कॉर्पोरेट टैक्स। तो चलो यहां पर हम लोग 12,000 को एड बैक किए और 10,000 को माइनस कर दिए। आप लोग चाहते तो 2,000 एड बैक भी कर सकते थे, क्योंकि खुद को तो 10,000 तो बिजनेस को दे ही दिया, तो आप लोग 2,000 एड बैक भी कर सकते थे नीचे नोट देते हुए चलता। अब बता रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद को सैलरी दे रहा है, खुद को ब्याज दे रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कभी याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सम्स नहीं किया। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को, कंपनी में मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप शेयर होल्डर हो तो, लेकिन आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये 5,000 एड बैक करने, खुद को सैलरी दे रहे हैं वो भी एड बैक करने, खुद को आप कुछ नहीं दे सकते, ये सब ड्राइंग माना जाता है। इसके अलावा बोला लीगल, अच्छा ये वाला बात आप समझाओ अब हमको। एक लीगल एक्सपेंडिचर किया है 10,000 का और एक 15,000 का कस्टम डिपार्टमेंट को पेनल्टी पेमेंट की है। इसमें से दोनों ऐड बैक करें, एक ऐड बैक करें, कोई सा भी ऐड बैक नहीं करें, बोलो क्या करना है। ये वाला आइटम आपके इंडिविजुअल समझ के ऊपर है। सर पेनल्टी ऐड बैक हो जाएगा ना? हाँ, और जो खर्चा किया लीगल केस लड़ने के लिए नहीं, वो तो रहेगा, मतलब वो अलाउड है। हाँ क्यों लगा ऐसा? सर वो तो लीगल एक्सपेंस है तो। हाँ, नॉर्मली बिजनेस में केस वेस लड़ने का खर्चा जो लगता है वो बिजनेस में अलाउड होता है, वो लगेगा, वो नॉर्मल है। इनकम टैक्स भी यही बात मानता है। इनकम टैक्स बोलता है बिल्कुल सही बात है, आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो, ऑडिटर जाके केस लड़ता है डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में, तो वो सब का खर्चा लीगल एक्सपेंस बोल के इसलिए अलाउड है। लेकिन कोई भी पेनल्टी, आप गलती करो और उसको अपना प्रॉफिट कम करके उस पर टैक्स बचा लो, ये अलाउड नहीं है। हाँ, तो कस्टम डिपार्टमेंट जो आप पे पेनल्टी लगाया है वो आपको माइनस करने में अलाउड नहीं है, वो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो देखो पेनल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ 15,000 ये ऐड बैक किया है, लेकिन नीचे कहीं नोट दिया होगा, ये देखो बहुत सारे आइटम का नोट दे के रखा है। पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह खुद से खुद नहीं कमा सकते, एनी पेमेंट फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड एट डिडक्शन। ये लोगों को इसके लिए भी लिखना चाहिए था कि वो लीगल चार्जेस थे तो वो अलाउड होगा, वो लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, लीगल चार्जेस अलाउड हो गया। नेक्स्ट ये वाला अब आप लोग करो, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ये जनरली आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वाज अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो ये बिजनेस में एक्सपेंडिचर हुआ कि इनकम? इनकम। हाँ, ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है मतलब इनकम है, तो अभी क्या करना चाहिए? ऐड बैक माइनस कर देंगे। हाँ, माइनस करेंगे। और फिगर कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मत निकाल देना। ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, मतलब ये 9,000 अपने आप में 90% है। 100%। हाँ, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, वैसे ही 14,400 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, क्योंकि ऑलरेडी 10% कम किया हुआ है, यानी 100 में से 10 माइनस किया हुआ ऑलरेडी, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 1,000 आएगा। तो देखो 1,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एड बैक किया है। वैसे ही 14,400 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 का जो फिगर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब प्रॉफिट कम दिखाया हुआ है, तो अब ठीक करो, दिखाओ तो ऐड बैक करो, सॉरी लेस, हाँ ऐड बैक करो, प्रॉफिट बढ़ाओ आप, तो प्रॉफिट एड अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोल के ऐड बैक हुआ। और ये देखो दोनों ही फिगर कैलकुलेट करने का भी यहाँ पे लॉजिक दिखाया, 14,400 डिवाइडेड बाय 90%, 9,000 डिवाइडेड बाय 90%। चलो ठीक है, दोनों ऐड बैक हो गया मेरा, एक ऐड एक माइनस हो गया। आप इसको अलग अलग हेडिंग करने का तरीका नहीं, आप एग्जाम में ऐड और लेस करके दो एक एक करके कर सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट आइटम, पीएल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 5,000।
पीएल अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया था 5,000 से, मतलब पीएल में डिप्रिसिएशन ज़्यादा है और एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन कम है, तो 5,000 को अभी ऐड बैक करना पड़ेगा। एक्साइज डिप्रिसिएशन चार्ज ऐड बैक हो गया। अब इंपॉर्टेंट आइटम, आप बिजनेस में डोनेशन एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। बिजनेस में डोनेशन एक्सपेंस अलाउड नहीं है इनकम टैक्स की तरफ से। आप किसी को भी डोनेशन दियो, आप इनकम टैक्स में उसको एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, अरे आप 80s का डिडक्शन ले लो, वो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन एज पर इनकम टैक्स हम उसको आपका एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। डोनेशन देना एक्सपेंडिचर नहीं है इनकम टैक्स की नज़र में, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको भी ऐड बैक कर देना चाहिए। तो ये देखो डोनेशन, मेरा स्टार मारा हुआ है, 20,000 ऐड बैक हो गया। तो देखो गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पज ऐड बैक हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक हुआ, रेम्यूनरेशन ऐड बैक हुआ, पेनल्टी ऐड बैक हुआ, एक्सेस डिप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ, डोनेशन ऐड बैक हुआ। खुद को जो 10,000 खुद बिजनेस को कमाई दिया वो माइनस हुआ। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अच्छा ये छूट गया था मेरा एक आइटम, लास्ट आइटम छूट गया था। ये क्या बिजनेस इनकम है क्या? आप डिविडेंड कमा रहे हो? नहीं, ये आपका बिजनेस इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर बोला है कि ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, मतलब कोई टाइप का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो फिर ये आपका बिजनेस इनकम नहीं हो सकता। इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओ, लेकिन यहां से इसको हटाओ। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ये नील आएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो एग्जम्प्टेड होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी ये नील ही होगा, इंडियन कंपनी का डिविडेंड। लेकिन एटलीस्ट यहां पर तो आपको पहले हटाना ही पड़ेगा। तो देखो यहां पर पहले लेस किया, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 15,000 हटा दिया। ये सब कर करा के मेरा 2,09,600 ग्रॉस टोटल इनकम आया फ्रॉम बिजनेस। मेरा पीजीबीपी इनकम आया 2,09,600। यहीं पर हमको दिखाना चाहिए था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शो करना चाहिए था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्टेड, तो वो भी नील कर देते। फिगर में फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, बट वो शो करना चाहिए था। तो बिजनेस इनकम इतना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नील हो गया, तो 2,09,600 मेरा इनकम हुआ। 80G का डिडक्शन, 100% डोनेशन, अगर फैमिली प्लानिंग को पैसा देते हैं तो 100% डिडक्शन है 80G में, तो 20,000 का 100% डिडक्शन मिल गया। मेरा 1,89,600 इनकम आया। इस सम में क्या हमको कोई टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा 2.5 लाख क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो टैक्स किस बात का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम नहीं होगा, यही ग्रॉस टोटल इनकम होके रह गया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग पीजीबीपी का सम कैलकुलेट करते हैं। एक और सम ढूंढते हैं पीजीबीपी का। ज्यादातर सम सैलरी का ही आएगा, दिख रहा है आपका सोल्यूशन देख के हमको। यहाँ पे ज्यादातर सम सैलरी का है। ये देखो एक सम कैपिटल गेन का भी है, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अमल मित्रा सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1/7/2018 फॉर 15 लाख रुपया। अमल मित्रा अपना 15 लाख में घर बेचा है 1 जुलाई 2018 को। द हाउस वॉज परचेज ऑन 1/6/1999। यह घर खरीदा गया था 1 जून 1999 को 30,000 रुपया में। उस दिन, अच्छा यहां पर हम लोग को 1/4/2001 के पहले का इंडेक्स नहीं लेते हम लोग, तो 1/4/2001 का वैल्यू भी दिया हुआ है हमको 50,000 रुपया उस घर का। 1/4/2001 को वैल्यू है। देखो 99 में हम खरीदा था 35,000 रुपया में, और 1 अप्रैल 2001 को इसका वैल्यू 50,000 है। सर 1 अप्रैल का फेयर वैल्यू क्यों दिया? क्योंकि 99 का इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। 99 का इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। 1/4/2001 का इंडेक्स को 100 माना गया है। 1/4/2001 का इंडेक्स को 100 माना गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, परचेज प्राइस और 1/4/2001 का फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर को हम लोग अपना गुड्स का वैल्यू मानते हैं। विच एवर इज हायर को हम अपना गुड्स का वैल्यू मानेंगे। तो मेरा 1 जून 99 को गुड्स का वैल्यू कितना है, घर का वैल्यू सॉरी 30,000 रुपया, और 1/4/2001 को मार्केट वैल्यू बता रहा है 50,000। तो विच एवर इज हायर को हम अपना वैल्यू मान लेंगे, तो मेरा परचेज प्राइस 50,000 माना जाएगा। ड्यूरिंग 8 ही कंस्ट्रक्टेड 2 more रूम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख।
ये हो गया इम्प्रूवमेंट। 2008-9 में वो 1.5 लाख का इम्प्रूवमेंट किया है घर पे। ही पेड ब्रोकरेज 2% ऑन सेल्स, और 2% ब्रोकरेज भी पेमेंट किया घर को बेचते वक्त। आपको बोला है उसका कैपिटल गेन इनकम निकाल के बताओ। तो देखो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन लिया, 15 लाख में घर बेचा है। एक्सपेंस है 2% ऑफ 15 लाख, ब्रोकर को 2% कमीशन दिया, 15 लाख का 30,000, तो 14 लाख। ये लोग कुछ गलती किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है। 15 लाख का 2% तो 30,000 ठीक है, लेकिन माइनस गलती किया। 15 लाख माइनस 30,000 14 लाख 20,000 नहीं होगा। 15 लाख माइनस 30,000 14 लाख 70,000 होगा। तो नेट सेल कंसिडरेशन में 14 लाख 70,000 होगा वहां पे। इनका कैलकुलेशन मिस्टेक है। कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। हाँ, तो 14 लाख 70,000 होगा वहां पे, माइनस में मिस्टेक किया वो लोग, ठीक है। अब आता है इंडेक्स। देखो क्या किया, घर खरीदा था 30,000 में, लेकिन 1/4/2001 का फेयर वैल्यू 50,000 है, तो हम वही लेंगे। तो 50,000 इंटू, अब 1/4/2001 का इंडेक्स कितना है? 1/4/2001 का इंडेक्स आपको क्वेश्चन में कभी देगा नहीं, और आपके जिस ईयर का आप सम सॉल्व करो उसका इंडेक्स आपको नहीं देगा। बाद बाकी ड्यूरिंग द पीरियड को इंडेक्स होगा वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो हमेशा याद रखना 1/4/2001 का इंडेक्स था 100, और आपके करंट ईयर, यानी आपका करंट ईयर है यहाँ पे, आपका असेसमेंट ईयर है, सॉरी 2021, उसका इंडेक्स है शायद 286। हम देख के एक बार बता देगा, या फिर गूगल कर लेना। आपको आपके करंट ईयर का इंडेक्स देखना, 286 है शायद। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 इंटू 286 बाई 100 कर लो। वैसे ही आप इंप्रूवमेंट कब किए? आप इंप्रूवमेंट किए घर का 2008-9, तो 8-9 का इंडेक्स दिया होगा जो कि 137 है यहाँ पे क्वेश्चन में, और एग्जाम में आपको दे भी देगा, एग्जाम में आपको इंडेक्स दे भी देगा। तो 1.5 लाख घर पे खर्चा किया, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 137 इंटू 280। नियम वही है, अमाउंट डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंडेक्स इंटू करेंट ईयर इंडेक्स, डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंडेक्स इंटू करेंट ईयर इंडेक्स। आप किए ये 280, ये लोग जो लिया वो 2019-20 का असेसमेंट ईयर 19-20, आपका असेसमेंट ईयर 2021 का लेना है, तो उसका इंडेक्स होगा 286 आई थिंक। हम एक बार को गूगल में देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 2021 जो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, उसका इंडेक्स है 289। एक जगह नोट डाउन करके रख लो, 289 है, क्योंकि आपको करंट ईयर का इंडेक्स नहीं देगा एग्जाम में, और 2001-2 का इंडेक्स नहीं देगा जो कि 100 है। बाद बाकी कोई भी ईयर बीच में होगा उसका आपको इंडेक्स देगा, ये ध्यान रख लेना। तो हम लोग डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू करंट ईयर किया, तो 289 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फिगर आएगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो फिगर मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। माइनस किए, मेरा आंसर आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको ऐसा भी सम्स एग्जाम में दे सकता है जिसमें आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करने बोले, बाकी आइटम आपको डायरेक्टली दे दे। सैलरी इनकम आपको डायरेक्टली दे दे, बिजनेस इनकम आपको डायरेक्टली दे दे, अदर सोर्स इनकम आपको डायरेक्टली दे दे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको डायरेक्टली दे दे। कोई एक हेड का इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा, बाद बाकी इनकम डायरेक्टली दे देगा। जैसे देखो ये जो सम दिखाई दे रहा है 46, इसमें सैलरी इनकम आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, और बाकी कुछ इनकम आपको डायरेक्टली दे दे रहा है अदर सोर्स वगैरह का। ये वाला सम्स तो हम लोग डिस्कस किए ही थे। देखो मेनली सैलरी का सम दे रहा है आपको, तो थोड़ा सैलरी हेड को ठीक से रिवाइज कर लेना। मेनली सब सम सैलरी का ही दिया हुआ है। ये वाला सम्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए ही थे, सुपर्णा रॉय वाला। ये एक सम्स है, ये भी एक करने लायक सम्स है, छोटा सम्स में। मिस्टर अपूर्व नंदी, एज 55 years, a resident individual, has agriculture income of 6,500 and non-agriculture income of 6,58,500। एक सेकंड होल्ड करना। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर वाला जो सम्स है
वो भी आपको दे सकते हैं एग्जाम में छोटा में। तो ये भी आया हुआ 2016 में आया हुआ सम सही है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। मिस्टर अपूर्वा नंदी, एज 55 ईयर्स, जिसका रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, जो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है 6,500 रुपया, नॉन एग्रो इनकम 6,58,500। बोल रहे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड होता है इंडिया में, ये सबको पता है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा है। ये हम लोग डिस्कस किए हैं जब एग्रो इनकम चैप्टर किए थे सेमेस्टर 4 में, लेकिन यहाँ पे सीखना जरूरी है। इसको थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटा सम में अगर ये दे दिया आपको तो एकदम फोकट का नंबर है, जिसमें कुछ मतलब कुछ भी माथा बच्ची नहीं है आपकी। देखो क्या हुआ, पहले क्या करोगे, उसका टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो। मान लो अगर टोटल इनकम पे टैक्स, सॉरी पहले उसका हाँ टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो, सही है। पहले टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करो। तो टोटल इनकम कितना हो रहा है, 6,58,500 प्लस 6,500, मतलब पूरा इनकम पे एक बार टैक्स निकाल लो। तो 6,58,500 प्लस 6,500 मतलब 6,65,000 पे पूरा स्लैब रेट लगा के टैक्स निकाल लो। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ऊपर मतलब 1,65,000 और उस पर 20% करके टैक्स निकाल लो। आपका टैक्स आएगा 45,500। लेस करोगे आप, अब एग्जम्प्टेड इनकम पे टैक्स निकालो। एग्जम्प्टेड इनकम क्या है, एक तो 6,500 एग्जम्प्टेड इनकम है और एक 2.5 लाख एग्जम्प्टेड इनकम है। तो 2.5 लाख प्लस 6,500 2,56,500, मतलब जो छूट वाला पूरा पार्ट है उस पर एक बार टैक्स निकालो। तो 2.5 लाख तक तो नहीं ला, बाकी 6,500 पे 5% 325 रुपया निकला। अब अगर पूरा इनकम पे टैक्स देते तो 45,500 देना पड़ता, माइनस किए जितना इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब 325 रुपया पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 45,175 रुपया पे टैक्स आपको 45,175 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। अपने ईयर में रिबेट कितना है, 12,500। अपने ईयर में रिबेट है 12,500, लेकिन रिबेट कब मिलता है, जब मेरा इनकम 5 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो। हाँ, भाई ऊपर हो तो छूट किस बात का, 5 लाख से कम है तभी गवर्नमेंट छूट दे रहे हैं। तो इसका 5 लाख से कम है क्या, नहीं सर। नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो 6,58,000 है, 5 लाख क्रॉस कर रहा है सर। तो इसको रिबेट मिलना भी नहीं था, न पुराने कंडीशन में न नए कंडीशन में। पुराना कंडीशन था 3 लाख तक रिबेट था और नया कंडीशन में 5 लाख तक रिबेट है। 5 लाख पे 12,500 का रिबेट आपके असेसमेंट ईयर में। आपके असेसमेंट ईयर 2021 में 5 लाख तक रिबेट मिलता है 12,500 रुपया का, विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर टैक्स, और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहां रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो 6,58,000 पे खड़ा है। तो रिबेट में नील लिखे, 45,175 रुपया टैक्सेबल किए और उसमें 4% एजुकेशन सेस भी जोड़े, तो 1,807 रुपया, टोटल 46,980 रुपीज इसको टैक्स देना पड़ेगा। एक और सैलरी का सम 4-5 सैलरी का सम दिया, प्लीज इनको गो थ्रू कर लेना। आप लोग नहीं समझ में आया हमको बिंदास बोलना। ये सम्स भी आपको दिया है उसके ऊपर, अदर सोर्स, ये हम लोग सम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सैलरी का सम्स का किसी को डिस्कशन का जरूरत है तो बोलो। सैलरी का सम्स का किसी को डिस्कशन का जरूरत है तो बिंदास बोलो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सैलरी का सम्स आ रहा है। बाद बाकी हम लोग सम डिस्कस कर चुके हैं मोटा मोटी। तो सैलरी का अगर सम बोलोगे तो हम एक सैलरी का सम डिस्कस कर दे रहे हैं। 2 किया हुआ ऑलरेडी, एक और कर लेते हैं। चलो एक कर लेते हैं, 10 मिनट का टाइम लगेगा, एक सम्स और कर लेते हैं। ये वाला सम्स करते हैं। मिस्टर राहुल अग्रवाल द एम्प्लॉय ऑफ बीपीएल इंडिया लिमिटेड
ही फर्निश यू द नोट्स पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, आपके केस में हो जाएगा प्रीवियस ईयर 19-20. कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, आपके केस में. तो देखो बेसिक सैलरी बोल रहा है वो 60,000 रुपया पर मंथ उठाता है. लास्ट इंक्रीमेंट वॉज इन जनवरी 2019 5,000 का. अच्छा देखो अजीब तरीके से लैंग्वेज दिया है. बेसिक सैलरी मार्च 2019 में वो 60,000 रुपया उठाया है और 1 जनवरी 2019 से उसका इंक्रीमेंट हुआ है. मतलब जनवरी फरवरी मार्च में वो 60,000 रुपया उठाया है. उसके पहले कितना उठाया होगा? 55,000 9 महीने के लिए. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने के लिए वो 55,000 सैलरी उठाया होगा और ये 3 महीना वो 60,000. तो देखो ऐसे ही कैलकुलेट भी किया है. बेसिक सैलरी 9 मंथ 55,000 प्लस 3 मंथ 60,000, तो 9 इंटू 55,000 प्लस 3 इंटू 60,000, 6,75,000 उसका बेसिक सैलरी है. इसके अलावा बोला उसको डीए मिल रहा है 80% ऑफ द बेसिक सैलरी. और वर्किंग कैलकुलेशन के लिए बोला 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. मतलब कहीं भी सैलरी प्लस डीए करके जो फॉर्मूला लगाते हो कहीं पर भी वहां सिर्फ डीए का 40% लेना, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट केवल 40% है. जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है डीए उतना ही हम लोग वर्किंग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं. जहाँ कई एक जगह फॉर्मूला ना बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, कई एक जगह बेसिक प्लस डीए, तो वहां डीए केवल 40% लेना. अच्छा यहाँ डीए टैक्सेबल कितना होगा? बोल रहे डीए मिलता है 80% ऑफ द बेसिक सैलरी. मतलब 6,75,000 का 80% डीए मिलता है. तो ये देखो डीए 6,75,000 का 80% 5,40,000. इसके अलावा इसको क्या मिलता है? हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी का 10% उसको एचआरए मिलता है. तो एचआरए ये लोग कैलकुलेट किया नहीं किया? कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए था. अपने कर लेते हैं. चलो एचआरए कितना मिल रहा है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 67,500 उसको एचआरए मिल रहा है. ओके देखो मजेदार केस है, मिस आउट हो गया. एचआरए कैलकुलेट करने का दरकार ही नहीं है. क्यों? क्योंकि बोले रिसाइड इज ओन हाउस. ऑफिस से एचआरए भी ले रहा है और रह रहा है खुद के घर में, तो टैक्स लगेगा पूरा अमाउंट पर, क्योंकि पूरा का पूरा तो जेब में इनकम के रूप में रह जा रहे हैं. रह रहा है खुद के घर में जबकि ऑफिस से एचआरए भी ले रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस. तो कोई कैलकुलेशन करके कोई लेस मिनिमम ऑफ द 3 करके डिडक्शन देने का दरकार नहीं है, क्योंकि रह रहा है खुद के घर में तो कुछ भाड़ा तो लग ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा. 67,500. ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 400 रुपया पर मंथ, जो कि फुल्ली टैक्सेबल होता है. 400 इंटू 12 4800 टैक्सेबल हो गया. परक्यूजिट्स में क्या मिल रहा है उसको? उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ. कितना छूट है? आरपीएफ में कितना जमा, कितना छूट मिलेगा, कितना परसेंटेज? उसका एम्प्लॉयर 14% जमा कर रहा है तो सैलरी मिलेगा कितना छूट? 12%. वेरी गुड. और 12% किसका? बेसिक प्लस डीए का. बेसिक प्लस डीए का. तो देखो यहाँ पे जब आरएफए कैलकुलेट किया होगा, ये देखो 14% ऑफ द सैलरी निकाला 1,24,740 और 12% ऑफ सैलरी माइनस के 1,06,920, बाद बाकी टैक्सेबल कर दिया. और यहां नीचे आपको बताया भी है बेसिक प्लस डीए. देखो डीए कितना लिया? 5,40,000 का 40%. बोले थे ना पूरा डीए नहीं लेंगे, पूरा डीए नहीं लेंगे, 40% ही केवल टैक्सेबल में लेंगे. तो बेसिक प्लस डीए सैलरी निकला 8,91,000. तो 8,91,000 का 14% निकाले 1,24,740 एम्प्लॉयर जमा कर रहा है, मेरे को छूट मिलेगा 12%, बाकी 2% टैक्सेबल हो जाएगा. तो 17,820 टैक्सेबल हो गया. इसके अलावा क्या मिल रहा है ऑफिस से? अच्छा इसका इंटरेस्ट भी मिला है 11%. प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिला है 11%. कितना एग्जम्प्टेड है? कितना का छूट मिलेगा? इस प्रोविडेंट फंड जो मेरे नाम पे जमा हुआ है इस पे 12% 11% ब्याज मिल रहा है मेरे को. कितना ब्याज का छूट है?
अरे ट्राई तो करो, गलत ही होगा। हाँ, आवाज कट रहा है। 9.5%, 9.5% तक ब्याज छूट मिलता है। 12% तक प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट जमा होता है उसका छूट मिलता है बॉस की तरफ से। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखो 12,100 अपने आप में 11% है, तो बाकी 1.5% को टैक्सेबल कर दिया। 12,100 अपने आप में 11% है, तो बाकी 1.5% निकाल के टैक्सेबल कर दिया। 9.5% का छूट ले लिया वो। ठीक है, नेक्स्ट आइटम, हिज पर्सनल इलेक्ट्रिक बिल 20,000 रुपया पर मंथ पर एनम, आउट ऑफ विच 5,000 एंड बैलेंस पेड इज एम्प्लॉयर। अच्छा, आउट ऑफ ही पेड 5,000, 20,000 का साल का इलेक्ट्रिक बिल आता है, जिसमें से 5,000 खुद दिया है, बाकी बॉस दिया है। तो जितना बॉस दिया वो मेरे लिए टैक्सेबल, क्योंकि मेरे लिए तो फायदा हो गया। तो देखो 15,000 परक्यूजिट के रूप में इलेक्ट्रिक बिल टैक्सेबल कर दिया। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ही यूज हिज ओन कार बोथ फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पस। भाई मेरा खुद का गाड़ी यूज किया है, कुछ टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। हाँ, अरे भाई कमाया नहीं तो टैक्स। आप बॉस का गाड़ी यूज करता तो टैक्सेबल होता। अगर गाड़ी 1.6 सीसी से कम का है तो 1,800 रुपया टैक्सेबल होता पर मंथ, और गाड़ी 1.6 सीसी से ज्यादा का है तो 2,400 रुपया पर मंथ टैक्सेबल होता। यहां पर गाड़ी खुद का है तो भाई खुद का गाड़ी खुद ही यूज किया, उस पर टैक्स भी दें, इसमें हमको फायदा कहां मिला कुछ। देखो सीधा बात है, परक्यूजिट का मतलब है बॉस से तुमको कुछ फायदा मिल गया तो टैक्सेबिलिटी का बात आएगा। यहां तुमको कोई फायदा नहीं मिला, यहां लिखा भी ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय हिम, सारे एक्सपेंसेस हम खुद बियर किए है, और गाड़ी का 80,000 का खर्चा भी हुआ है। तो बॉस न तो बॉस खर्चा दिया न बॉस गाड़ी दिया, गाड़ी भी मेरा खर्चा भी मेरा, तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा। तो पूरा का पूरा तो लिख दिया यहाँ पे, यूज ऑफ ऑन कार नॉट अ परक्यूजिट करके डैश दे के छोड़ दिया। ही टुक न्यू LIC ड्यूरिंग द प्रीमियम वॉज पेड बाई एम्प्लॉयर 40,000। हाँ, ये मेरे को फायदा हुआ, हम अपने एक LIC कराया जिसका प्रीमियम बॉस पेमेंट करता है 40,000 रुपया का, तो ये मेरे लिए टैक्सेबल हो गया। देखो LIC प्रीमियम 40,000 टैक्सेबल कर दिया। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, पी टैक्स कई एक स्टेट में लगता है इंडिया के, वेस्ट बंगाल में भी लगता है। अगर हम कोई प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं हमको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ज्यादा नहीं है, महीना का 200 रुपया ना ऐसे कुछ है। देखो यहाँ पे साल का 2,400 रुपया हुआ है, महीना का 200 रुपया है मैक्सिमम, और नीचे में तो महीना का 90 रुपया ना 100 रुपया भी है, सैलरी का स्लैब रेट के हिसाब से है वो, तो मैक्सिमम 200 रुपया हर मंथ है। तो यहाँ पे 2,400 रुपया पी टैक्स मेरा बॉस दिया है, मेरे लिए तो फायदा हो गया ना, तो मेरे लिए परक्यूजिट के रूप में टैक्सेबल हो गया 2,400 रुपया। इसके अलावा क्या मिला है, एक लैपटॉप दे दिया ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए। एम्प्लॉयर एक लैपटॉप दिया यूज करने के लिए। देखो अगर लैपटॉप खाली पर्सनल पर्पज के लिए उसके लिए देता तो टैक्सेबल होता, लेकिन आज की डेट में लैपटॉप बहुत एसेंशियल नीड है बिजनेस का, तो अगर ऑफिस पर्पज के लिए दिया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो लैपटॉप को लिख दिया यहाँ पे, कहाँ गया, लैपटॉप फैसिलिटी एग्जम्प्टेड है। हाँ, अगर बोलता ना पूरा पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो टैक्सेबल कर देते, ऑफिस पर्पज के लिए भी यूज किया इसलिए एग्जम्प्टेड कर दो। तो सब कुछ निकला, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकल गया। अब देखो दोनों डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके ईयर में कितना है, आपके असेसमेंट ईयर में कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 है स्टैंडर्ड, वो 30% ऑफ NAV हाउस प्रॉपर्टी में है। सैलरी में देखो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 24 है जिसमें तुमको एग्जम्पशन मिलता है, और सैलरी का सेक्शन 16 है जिसमें तुमको एग्जम्पशन मिलता है। मतलब गवर्नमेंट तुमको बोलता है कि तुम जितना कमा रहे हैं हम कुछ पार्ट तो डायरेक्ट माफ कर देते हैं, चलो बाकी पे स्लैब लगा के टैक्स लेंगे। तो वो जो 30% ऑफ NAV है वो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में है। यहाँ 50,000 है तुम्हारे असेसमेंट ईयर में, आई रिपीट अगेन, तुम्हारे असेसमेंट ईयर में 50,000 का छूट है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में। तो ये क्या क्या लेस डिडक्शन 40,000 डायरेक्ट, यहाँ 40,000 का तुम 50,000 लिख देना,
क्योंकि तुम्हारे असेसमेंट ईयर में 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है। मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि तुम सैलरीड स्टाफ हो तो 50,000 तो हम तुमको डायरेक्ट माफ कर दिए सैलरी में, उस पर तो टैक्स लेंगे ही नहीं। अच्छा, पी टैक्स भी छूट मिलता है। तो देखो ऊपर टैक्सेबल किया क्योंकि बॉस जमा किया था, क्योंकि मेरा वो एक तरीके से नॉन मॉनिटरी बेनिफिट था, लेकिन पी टैक्स जितना जमा होता है उतना ही छूट भी मिल जाता है, क्योंकि जमा भी तो सरकार को हो गया, हमको तो कोई मिला नहीं है, मेरी जेब में तो कुछ आया नहीं है, तो इसीलिए पी टैक्स माफ भी है। हाँ, अगर तुम ही जमा करते पी टैक्स, बोलता ना वो 2400 रुपये पी टैक्स तुम जमा किए हो, तो ऊपर टैक्सेबल नहीं करते लेकिन नीचे माइनस जरूर करते, मतलब डिडक्शन मिलता, टैक्सेबल नहीं होता अगर पी टैक्स तुम अपनी जेब से जमा कर रहे हो तो। मतलब सीधा बात है, पी टैक्स जितना जमा हुआ उतना का छूट मिलेगा। अब अगर बॉस जमा किया है तो पहले ऊपर ऐड कर लो, फिर नीचे छूट ले लो, और अगर तुम खुद जमा किए हो तो कोई ऐड करने का दरकार नहीं है, बस नीचे छूट ले लो। ठीक है, तो ये करके मेरा, हाँ बोलो। अच्छा, जैसे सैलरी अगर देते हैं किसी को, तो अगर मान लो एक ही स्टाफ, उसको सैलरी अगर मंथली अगर 10,000 12,000 दे रहे हैं, तो ये 40,000 मिलेगा उससे? हाँ मिलेगा उसको, हर सैलरीड स्टाफ को ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम 12,000 करके देते हो तो 1,44,000 उसका इनकम हुआ है ना। तो भाई वैसे भी वो टैक्सेबल के दायरे में नहीं आ रहा, तो तुम छूट लेके करोगे क्या? हाँ, नहीं वो बात भी सही है। वैसे भी तो टैक्सेबल दायरे में नहीं आ रहा। चलो हम एक फिगर लेते हैं, 30,000 रुपये महीना, हाँ, तो 3,60,000 सैलरी होता है, तब लेने का मतलब, क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन होता है ना खाली। उसके बाद तो फिर स्लैब वगैरह लग जाता है। हाँ, उसके बाद स्लैब वगैरह लगाओगे, तो पहले करोगे 3 लाख सैलरी मिला, मान लो बाकी कोई अलाउंसेस और पैकेज नहीं है एक बार के लिए, तो 3,60,000 हम लिखे बेसिक सैलरी, बाकी सारा नील करते हुए ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी भी 3,60,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो 3,10,000 हो गया। लेस अगर पी टैक्स कटा है मेरा, अगर हम पी टैक्स जमा किए हैं तो लेस वो नहीं है तो फिर जीरो, हाँ, तो फिर नील। हाँ नील हो गया। तो यहाँ पे मेरा टैक्सेबल सैलरी 3,10,000 आ जाएगा तुम्हारा वाला एग्जाम्पल में। अब उस पर टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 3,10,000 मतलब 60,000 पे 5%, तो आएगा 3,000 रुपया, और ये पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स और 12,500 विचेवर लोअर का रिबेट मिलता है, तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली तुम समझो, तुम इंडिया में अगर 5 लाख कमा रहे हो तो तुमको टैक्स नहीं देना है भाई, क्योंकि वो रिबेट मिल जाएगा जो भी। हाँ, बस तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम 4,90,000 भी कमा रहे हैं तो हमको टैक्स नहीं लग रहा है, हम 4,99,999 भी कमा रहे हैं, या फिर हम 5 लाख भी कमा रहे हैं, तो हमको टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फिर रिबेट ले लेते हैं पूरा का पूरा, शो करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 2.5 लाख के ऊपर अगर कमाई है तुम्हारा, दिखाना पड़ेगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो तुमको रिटर्न तो फाइल करके दिखाना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो यहां पर इसका टैक्सेबल सैलरी 13,21,770 आया, तो इसको रिबेट तो मिलेगा नहीं, 5 लाख के ऊपर है। अब इसका कैलकुलेट करो, 2.5 लाख तक उसका मान लो अदर कोई इनकम नहीं है, क्योंकि सब में तुमको कोई अदर इनकम दिखाया नहीं, क्योंकि सब एक्चुअली में खाली था सैलरी इनकम निकालने के लिए। तो सब में बोला कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी, देखो लिखा कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, तो वो तो हम निकाल लिया। अब कोई अदर इनकम होता तो वो ऐड कर लेता, मान लो पीजीबीपी इनकम है, मान लो अदर सोर्स इनकम है, मान लो कैपिटल गेन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो वो ऐड कर लेता, उसको 80 में डिडक्शन अगर कुछ है तो वो माइनस कर लेता, अब जो बचता उस पर स्लैब रेट लगाते हैं। तो ये है आपका टोटल टैक्स कंप्यूटेशन का सम। आपको जिसमें सैलरी का हेड पे या तो आइटम देगा ऐसे करके, या फिर जैसे अभी हम पीजीबीपी में कराया वैसे देगा। कैपिटल गेन और एचपी आपको ज्यादा कैलकुलेट करने देगा नहीं, उसका इनकम आपको डायरेक्ट बता देगा। आपसे अगर मेहनत करवाएगा तो सैलरी और पीजीबीपी में आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है,
कुछ एक आइटम है जो ऐड बैक हो जाएंगे नेट प्रॉफिट में, कुछ आइटम है जो माइनस करने मिल जाएगा। मेरा जो दो तीन सम पहले करवाया हुआ है, पिछला ईयर आपको उसमें भी कराया हुआ है, मेरा पीजीबीपी का सम्स आपको मेरा कराया हुआ है पहले, तो आप वो देख सकते हो। पीजीबीपी का भी चांस हमको कम ही लग रहा है, हमको लग रहा है सैलरी का ही सम देगा ये लोग। तो ये सैलरी में 8-9 आइटम कॉमन है, वही देगा आपको, तो आप इनको करो।